आप सभी का इस वीडियो क्लासेस में फिर से स्वागत है। हम लोग इस वीडियो सेशन में अध्ययन करने वाले हैं 10th इकोनॉमी के चैप्टर नंबर थर्ड का ये हमारा आखिरी वीडियो होगा, यानी वीडियो नंबर 6। इस वीडियो नंबर 6 में अध्ययन करना है बचत क्या है, यानी सेविंग क्या है, व्हाट इज सेविंग। चलिए इसको समझते हैं। मान लें किसी व्यक्ति की आय डेली यानी प्रतिदिन की आय कितने 1000 रुपये। अब मान लीजिए वो इस आय में से क्या करता है, 500 रुपये खर्च कर देता है और बचा किसने उसके पास 500। तो यही 500 जो प्रतिदिन बचाता है यही उसकी सेविंग कहलाती है। ठीक, और ये भी सेविंग कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। एक सेविंग हो सकता है सीधे कैश, ये 500 है ना, वो क्या करे, वो सीधे कैश के रूप में बचा के रख ले। यह हो सकता है ये 500 रुपये है सीधे कैश रख ले, या हो सकता है ये 500 रुपये का ऐसी वस्तु खरीद ले जो टिकाऊ हो या किसी अन्य कार्य में क्या हो उसका उपयोग हो, तो इसे हम कहते हैं बचत। चलिए और आगे हम लोग और डिटेल में समझेंगे और अच्छे समझ में आएगा। समाज की कुल आय को, यानी समाज की कुल आय या व्यक्ति की कुल आय को वस्तु और सेवाओं पर खर्च किया जाता है, यानी जो उसकी आय प्राप्त होती है समाज की या व्यक्ति की, उसमें से आय का अधिकांश भाग क्या किया जाता है, वस्तु और सेवाओं पर खर्च किया जाता है। ठीक, वस्तु को 2 भागों में क्या किया जाता है, बांटा जाता है। कुछ ऐसी वस्तुएं होती है जिनका हम क्षणिक या तत्काल उपभोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई हम बिस्किट खरीद के लाए, उसका उपयोग कर लिए, या हम मार्केट से चावल लाए, दाल या आटा लाए, उसका क्या कर लेते हैं, उपभोग कर लेते हैं। तो ऐसी वस्तुओं को हम चालू बचत यानी चालू वस्तुएं यानी करेंट गुड्स का कहते हैं या कहा जाता है। कुछ ऐसी वस्तुएं होती है जो अन्य कार्यों में उपयोग की जाती है, उसे टिकाऊ वस्तु कहते हैं। जैसे मार्केट से हम क्या लाए, सिंचाई करने का कोई सामान लाए, किसी कार्य अगर कर रहे हैं तो, जैसे मोटर, अगर मोटर लाते हैं तो वो क्या है, टिकाऊ वस्तु भी है और उत्पादन कार्य में भी उसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो चावल, दाल, गेहूं या कोई भी वाणिज्यिक फसल है तो उसके उत्पादन में यानी उसके उत्पादन कार्य में सिंचाई करने वाला जो यंत्र यानी मोटर या कोई भी दूसरी चीज़, तो उसका उपयोग किया जाता है। ठीक, तो अन्य कार्यों में उपयोग किया जाता है ऐसी वस्तु क्या कहा जाता है, टिकाऊ वस्तु कहा जाता है। इस तरह समाज की कुल आय को इन्हीं 2 तरह की वस्तुओं को खरीदने में खर्च किया जाता है, यानी समाज भी बोल सकते हैं यानी व्यक्ति भी बोल सकते हैं। तो यही 2 तरह की वस्तु, चालू वस्तु यानी जिसका हम क्या करते हैं तुरंत से उपभोग कर लेते हैं, और अन्य वस्तु जिसको हम अन्य उपयोगी कार्य में उसका प्रयोग करते हैं, उसे क्या कहते हैं, टिकाऊ वस्तु कहते हैं। चलिए अब कुल आय का वह भाग जो चालू वस्तु पर खर्च किया जाता है उसे उपभोग यानी कंजम्पशन भी कहते हैं। जैसे मान लेते हैं हम जितना आय है उस आय का सीधे हम क्या किए, चावल खरीद लिए, दाल खरीद लिए, बिस्किट खरीद लीजिए और उसका हम क्या कर गए, उपयोग कर गए। तो यही जिस आय का उपयोग करके, जिस वस्तु का उपयोग करके, उसे कहते हैं उपभोग यानी कंजम्पशन। ठीक, तथा आय का वह भाग जो टिकाऊ वस्तु पर खर्च किया जाता है उसे क्या किया जाता है, बचत यानी सेविंग। यानी हम लोग आय का वह भाग जो सिंचाई करने का संयंत्र खरीद लिए वो क्या कहलाता है, बचत कहलाता है। तो बचत हमारा 2 प्रकार से भी हो सकता है, ये कैश के रूप में भी हो सकता है, आगे हम लोग देखेंगे, और किसके रूप में हो सकता है, वस्तु के रूप में भी हो सकता है। ठीक, स्पष्ट है कि आय तथा उपभोग का अंतर बचत कहलाता है। तो आय 1000 रुपया है, उपभोग क्या है 500 रुपया है, तो इसमें अंतर कितना है 500 रुपये का। तो यही 500 रुपये क्या कहलाता है, बचत कहलाता है। ठीक, क्लियर है। इसके नीचे फॉर्मूला भी दिया हुआ है, सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस कंजम्पशन। ठीक, क्लियर है। अब बचत भी 2 प्रकार का होता है, हम लोग देखे थे, नगद बचत यानी सेविंग इन कैश, तथा वस्तु संचय यानी कुछ वस्तु को क्या करते हैं, हम इकट्ठा कर लेते हैं यानी खरीद के जमा कर लेते हैं, वही कहलाता है वस्तु संचय। कुल आय का ऐसा भी अंश होता है जो किसी भी प्रकार की वस्तु पर व्यय नहीं किया जा सकता, उसे संचय या नगद बचत कहते हैं।
यानी जिस आय को हम क्या कर सकते हैं, बचा के रख लेते हैं किसके रूप में, सीधे नगद के रूप में, तो उसे क्या कहते हैं, नगद बचत कहते हैं। जबकि वस्तु संचय को क्या कहा जाता है, विनियोग कहते हैं। यानी मान ले कोई वस्तु हम खरीद लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं, विनियोग यानी इन्वेस्टमेंट कहते हैं। जैसे पीछे हम लोग देखे थे, जो हम एक बिस्किट खरीद के लाए, उसका उपभोग कर गए, तो उपभोग कहलाए, यह उपभोग व्यय कहलाए। और उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं, सिंचाई के लिए एक संयंत्र यानी मोटर खरीद लिए, तो वो जो बचत कहलाया, वो कहलाया विनियोग। यानी मोटर का हम लोग किस में, किसी कृषि कार्य में यानी अन्न उत्पादन कार्य में लगा रहे। तो किसी भी को अगर उत्पादन कार्य में लगाते हैं, किसी भी वस्तु को, किसी भी सामान को, किसी भी धन को, तो वो कहलाता है विनियोग यानी इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। क्राउथर ने कहा है कि किसी व्यक्ति की बचत उसकी आय का वह भाग है, यानी उसकी आय का बचत वह भाग है जहां उपभोग की वस्तु पर व्यय नहीं किया जाता। यानी इनका कहने का अर्थ है आय का वह भाग जिसको हम क्या करते हैं, व्यय नहीं करते हैं, बचा के रख लेते हैं, यानी सेविंग करके रख लेते हैं, वही क्या कहलाता है, बचत कहलाता है। ए मैन्स सेविंग इज दैट ए पार्ट ऑफ द इनकम विच इज नॉट स्पेंड ऑन कंजम्पशन गुड्स। यानी आय का वह भाग जिसको हम क्या करते हैं, बचा कर रख लेते हैं, खर्च नहीं करते, वो क्या कहलाता है, सेविंग कहलाता है। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि अर्थशास्त्र के अस्थायित्व एवं विकास के लिए बचत एवं विनियोग यानी सेविंग और विनियोग मतलब क्या होता है, इन्वेस्टमेंट का एक दूसरे के बराबर होना चाहिए। ठीक, अगर मान लेते हैं हम बचत क्या करते हैं 500 करते हैं और निवेश मात्र 50 रुपये करते हैं, तो इससे अर्थव्यवस्था क्या हो जाएगी, खराब होने लगी। अब बचत हम लोग 500 किए और 450 या 500 पूरा सेविंग कर दिए, तो इससे अर्थव्यवस्था क्या रहता है, सुचारू रूप से चलता रहता है। इससे इस सूत्र के द्वारा निम्न तरह से व्यक्त किया जा सकता है, S=1 अर्थात विनियोग यानी जो 1 रुपये का बचता है तो क्या कर सकते हैं, 1 रुपये का हम विनियोग कर देते हैं यानी उसको निवेश कर देते हैं, तो अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से क्या होता है, इससे चलता रहता है। चलिए, तो अगला टॉपिक है, ये टॉपिक हमारे से समाप्त हुआ। हम उम्मीद करते हैं आपको लोग अच्छी समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से कमेंट कीजिए, हम लोग फिर से दूसरा वीडियो इसको बना के डालेंगे। ठीक, अब है अगला साख क्या है, यानी साख का अर्थ होता है क्रेडिट और इसी का हिंदी में अर्थ होता है विश्वास। विश्वास को हम क्या कहते हैं, साख का अर्थ है विश्वास या भरोसा। जिस व्यक्ति पर जितना ही अधिक विश्वास या भरोसा किया जाता है उसकी साख उतनी ही अधिक होती है। अर्थशास्त्र में साख का मतलब ऋण लौटाने या भुगतान करने की क्षमता में विश्वास से होता है। यानी इस अर्थव्यवस्था में साख का अर्थ होता है आप कितनी अच्छे से, कितनी सही तरीके से आप क्या करते हैं, ऋण को लौटा देते हैं, वही आपका क्या कहलाता है, साख कहलाता है। यदि हम कहें कि कोई व्यक्ति है जिसका नाम है अरुण की साख बाजार में अधिक है, तो इसका मतलब है कि उसकी ऋण लौटाने की शक्ति में लोगों का विश्वास, यानी अगर आप अरुण को ऋण देते हैं या कोई एक व्यक्ति उसको ऋण देते हैं तो बिल्कुल सही समय पर भुगतान कर देगा, यानी इसका अर्थ है अरुण है या कोई और व्यक्ति है उसका साख क्या है, बहुत अच्छा है। इसी विश्वास के आधार पर एक व्यक्ति या संस्था दूसरे व्यक्ति को या संस्था को क्या करता है, उधार देते हैं, यानी उसकी साख बहुत अच्छी है, यानी वो समय पर, जिस समय पर वो स्वीकारा है उस समय पर क्या करेगा, वो निश्चित ही उधारी क्या का चुकता कर देगा। ठीक, और प्रोफेसर गिड के अनुसार साख एक ऐसा अनिवार्य कार्य है, साख एक ऐसा विनिमय कार्य है जो एक निश्चित अवधि के बाद भुगतान करने के बाद पूरा होता है। यानी एक किसी से हम पैसे लेते हैं और निश्चित अवधि पर उसका भुगतान कर देते हैं जिस अवधि पर करार की गई थी, तो इससे पता चलता है आपका साख क्या है, बनिया, यानी यही साख बनिया है, यानी आपका साख बना हुआ है, यानी जिस समय पर आपने स्वीकारा था उस समय पर क्या कर दिया, अपने पैसे लौटा दिए। ठीक, क्रेडिट यानी साख, क्रेडिट इज एन एक्सचेंज विच द कंप्लीट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर पेमेंट। ठीक, अब देखिए आगे करा, साख में दो पक्ष होते हैं, साख में दो पक्ष होते हैं, यानी ऋणदाता यानी ऋण लेने वाला, ऋण देने वाला तथा ऋणी यानी डेबिटर। ऋणदाता का अर्थ होता है क्रेडिटर जो ऋण दे रहा है, और ऋणी क्या होता है, डेबिटर। ऋणदाता ऋणी को यानी ऋण देने वाला
देने वाला ऋण देने वाले को कुछ वस्तुएं या धन उधार देता है। जैसे मान लेते हैं हम किसी से ऋण लेते हैं, यानी कोई वस्तु लेते हैं ऋण पर, तो मान लीजिए हम पेंसिल किसी से हम ऋण पे लिए, तो जो पेंसिल हमको दे रहा है उससे हम बोलेंगे ऋणदाता या क्रेडिटर, और हम पेंसिल ले रहे हैं तो हम बन गए ऋणी यानी डेबिटर। ठीक, तो जिसका तत्कालिक भुगतान उसे प्राप्त नहीं होता, यानी हम किसी को से ऋण ले रहे हैं और इसके बदले उसको हम क्या किए, भुगतान नहीं किए, यानी उसको बाद में भुगतान करने का वादा करके हमने उसे क्या लिया, पेंसिल लिया। इस काम में विश्वास, यह काम विश्वास के आधार पर होता है, यानी हम उसको उस व्यक्ति से बोले आप मुझे क्या कीजिए, पेंसिल दे दीजिए, इसका भुगतान क्या कर देंगे, बाद में कर देंगे। जो वस्तुएं एवं सेवाएं उधार ली जाती है उसका भी भुगतान इसी प्रकार से की जाती है। ठीक, यानी बाद में भुगतान हम कर देंगे। क्योंकि साख का आधार ऋणी पर विश्वास या भरोसा है, यानी साख का आधार ऋणी पर क्या है, विश्वास या भरोसा। या ऋणी पर हम जितना विश्वास या भरोसा करते हैं उसका ही अर्थ हुआ क्या है, हमारा साख उतना ही अच्छा है, यानी ऋणी का साख उतना ही अच्छा है। अतः बिना विश्वास या भरोसे के उधार लेन देन नहीं हो पाएगा। यानी अगर ऋणी पर विश्वास है या भरोसा है तभी लेन देन हो पाएगा, विश्वास या भरोसा नहीं है तो क्या होगा, लेन देन नहीं हो पाएगा। इस तरह यह स्पष्ट होता है कि किसी दिए हुए समय में ऋणी यानी रुपए, सेवा या वस्तु साख के आधार पर प्राप्त करता है और एक निश्चित अवधि के बाद उतनी ही मुद्रा ब्याज सहित लौटा देने का वादा करता है। ठीक, अब देखिए अगला है साख का आधार। किसी व्यक्ति पर साख बनता कैसे है, उसका आधार क्या है, उसके बारे में। विश्वास यानी कॉन्फिडेंस। साख का मुख्य आधार क्या है, विश्वास, यानी जब आप पे विश्वास है, यानी इसका अर्थ हुआ यानी आपकी साख क्या अच्छी है। साख देने वाला या ऋणदाता, साख देने वाला यानी ऋणदाता यानी जो पैसा देने वाला होता है उसी को कह रहा है। उधार देने को तभी तैयार होता है जब उसे विश्वास होता है कि ऋणी समय पर यानी पैसा लेने वाला समय पर रुपया क्या कर देगा, लौटा देगा। ठीक, अब दूसरा है ऋणी व्यक्ति का चरित्र यानी कैरेक्टर। ऋणी का चरित्र भी उसकी साख का एक महत्वपूर्ण आधार होता है, यानी वो किस प्रकार का व्यक्ति है या समाज में उसकी छवि कैसी है, वो अच्छा है या गंदे किस्म के आदमी, कुछ भी बोल सकते हैं। किसी से बात नहीं सही से करता है, किसी बहुत सारे लोगों को पैसा लेकर के डूब गया है, पैसा लेके भाग गया है, या कोई क्रिमिनल रिपोर्ट है उसका, उसी के आधार पर क्या करेंगे, उसका चरित्र का आकलन करेंगे। यदि ऋणी चरित्रवान है या अच्छा व्यक्ति यानी ईमानदार है या तथा ईमानदार है तो उसे ऋण मिलने में दिक्कत नहीं होगी, लाइट कटेगी। ठीक, उसे ऋण लेने में क्या होगा, दिक्कत नहीं होती है। दूसरे और चरित्रहीन व्यक्तियों की साख कम होती है और उन्हें कोई ऋण देने के लिए क्या होता है, तैयार नहीं होता। तीसरा, चुकाने की क्षमता, कैपेसिटी ऑफ रीपे। व्यक्ति की भुगतान करने की क्षमता या योग्यता भी उसकी साख को क्या करती, प्रभावित करते। मान लेते हैं हम कहीं से कोई कर्ज लाने गए और कर्ज में बोले मुझे 1 करोड़ क्या कीजिए, मुझे कर्ज दीजिए। ठीक, 1 करोड़ किसी बैंक से कर्ज दीजिए, तो वो पहले ये आकलन करेगा, मूल्यांकन करेगा, ये जो व्यक्ति कर्ज लेने आया है क्या ये कर्ज को चुका पाएगा। तो अगर उसको पता लगा ये कर्ज को नहीं चुका पाएगा या बहुत सारे कर्ज ले रखा है और ये नहीं चुका पा रहा है, तो इसका अर्थ है इसका क्रेडिट क्या है, अच्छा नहीं है, यानी इसका साख अच्छा नहीं है। ऋणदाता किसी व्यक्ति को उधार तब देता है, यानी कोई बैंक या कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को उधार तब देता है जब उसे उस व्यक्ति के भुगतान करने की क्षमता पर क्या होता है, विश्वास होता है। यानी यह व्यक्ति क्या कर देगा, भुगतान कर देगा, तभी क्या करते हैं, उसको ऋण देते हैं। इस तरह किसी व्यक्ति की साख उस व्यक्ति के भुगतान करने की क्षमता पर भी क्या होता है, निर्भर होता है। अगर उसका साख करने का क्षमता अगर सही है तो उसका भुगतान करने की क्षमता सही तो उसका साख सही होगा। अगर उसका भुगतान करने की क्षमता सही नहीं है तो क्या बोला जाएगा, उसका साख क्या अच्छी नहीं है। अब देखिए पूंजी एवं संपत्ति, कैपिटल एंड वेल्थ। ऋणदाता पूंजी तथा संपत्ति की जमानत के आधार पर ही क्या देता है, ऋण देता है। यानी हम किसी से ऋण लेंगे तो उसके मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ उसके साथ पूंजी या कोई संपत्ति उसके साथ गिरवी रखना पड़ेगा।
अतः जिस व्यक्ति के पास जितनी अधिक पूंजी अथवा संपत्ति होती है उसे उतना ही अधिक ऋण मिल सकता है। अगला है पूंजी और संपत्ति, ठीक, कैपिटल, और ये तो हम लोग पढ़ लिए थे। पांचवा है ऋण की अवधि, पीरियड ऑफ लोन। ऋण की अवधि का प्रभाव भी साख पर पड़ता है। ऋणदाता यानी ऋण देने वाला दीर्घकालीन ऋण यानी लंबे अवधि में वापस मिलने वाला ऋण देने में घबराता है, क्योंकि उसे संदेह होता है कि दीर्घकाल में ऋणी की क्षमता यानी ऋण लेने वाले व्यक्ति की क्षमता, चरित्र और आर्थिक स्थिति में परिवर्तन हो सकता है, यानी बदल सकता है। इसलिए ऋण बदल जाएगा तो हो सकता है क्या, वो मुझे यानी वो मेरा ऋण वापस नहीं करे। इसलिए ऋण देने वाला व्यक्ति लंबे अवधि के ऋण देने में क्या करता है, घबराहट होता है, संदेह होता है, या शायद वह क्या करे, पैसा वापस नहीं लौटाए। इसलिए ऋणदाता अल्पकालिक ऋण देना अधिक पसंद करते हैं। ठीक, अब देखिए करा इस तरह साख के उपरोक्त आधार है, यानी इन सभी आधार पर क्या करता है साख, यानी विश्वास बढ़ता है या घटता है, या आवश्यक तत्व इनिशियल एलिमेंट है। साख के प्रमुख आधार को हम अंग्रेजी में निम्न तरह से व्यक्त कर सकते हैं। ए पर्सन्स क्रेडिट डिपेंड्स ऑन 4 Cs, कॉन्फिडेंस, कैरेक्टर, कैपेसिटी एंड कैपिटल। यानी इन सब चारों आधार पर ही किसी व्यक्ति की साख यानी किसी संस्था की साख या किसी अन्य चीज की साख क्या होती है, प्रभावित होती है। अगला है साख पत्र। देखिए साख पत्र और मुद्रा कहीं ना कहीं लगभग एक बराबर होते हैं, लेकिन उसमें कुछ अंतर होता है। जैसे हम मुद्रा को क्या करते हैं, विनिमय का माध्यम बनाते हैं, उसी प्रकार साख को भी विनिमय का माध्यम बनाते हैं। इसको समझ कर, जैसे हमें ये पेंसिल लेना है तो हम किसी को जाएंगे, उस पेंसिल की कीमत 5 रुपये 7 रुपये जो भी होगी वो उसे हम क्या करेंगे, अदा करेंगे, यानी उसे हम देंगे, यानी चुकता करेंगे, पेमेंट करेंगे, और वो मुझे क्या करेगा, पेंसिल दे देगा। तो मुद्रा विनिमय का माध्यम बन गया। ठीक, उसी प्रकार से साख भी एक विनिमय का माध्यम है। जैसे मान लेते हैं हम किसी से एक पेंसिल लेते हैं और उसको हम एक साख पर दे देते हैं, जो आपको हम इस निश्चित अवधि में यानी 1 हफ्ते 2 हफ्ते या 2 दिन के बाद या शाम या सुबह, यानी आज शाम या कल सुबह आपको हम क्या करेंगे, पेमेंट कर देंगे। ये साख पत्र आप रखिए, मुझे पेंसिल वापस दीजिए। तो यही जैसे मुद्रा विनिमय का काम करता है, उसी प्रकार से साख भी विनिमय का काम करता है। लेकिन अब आगे हम लोग देखेंगे मुद्रा और साख में मुख्य अंतर क्या होता है। ठीक, चलिए यहाँ समझते उदाहरण से। अतः साख पत्र ठीक मुद्रा की तरह ही क्या करता है, काज करता है। लेकिन मुद्रा और साख पत्र में एक प्रमुख अंतर यह है कि मुद्रा कानूनी विग्रह है, यानी लीगल टेंडर, यानी सरकार इसको क्या कर रखा है, मान्यता प्राप्त करने। कोई भी व्यक्ति ये मना नहीं कर सकता कि हम पैसे लेकर के आपको हम कोई वस्तु हम नहीं देंगे, मुझे कुछ और चीज़ दीजिए। यानी पैसे अदा करके कोई भी वस्तु किसी से हम ले सकते हैं, यानी कोई वस्तु देने वाला व्यक्ति ये मना नहीं कर सकता कि आप हमसे पैसे नहीं लेंगे या मुझे पैसे के बदले कोई और चीज़ दिए। ठीक, तो इसी को कहते हैं कानूनी विग्रह, यानी पैसा मुद्रा जो भी है सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। लेकिन साख यानी हम किसी व्यक्ति को यानी किसी दुकानदार को ये बोलेंगे कि आप मुझे इस पेंसिल का जो कीमत है 5 रुपये 7 रुपये हम आपको दे रहे हैं, आप मुझे पेंसिल दे दीजिए। तो वह व्यक्ति मना नहीं करेगा कि आपको हम पेंसिल नहीं देंगे, आप मुझे पैसे की जगह कोई और वस्तु ला के दीजिए। ठीक, तो हम पैसे देंगे तो वो पेंसिल देने से मना नहीं कर सकता। ठीक, यही होता है कानूनी विग्रह, यानी सरकार द्वारा इसकी क्या है, मान्यता प्राप्त है। जबकि साख पत्र को कानूनी मान्यता नहीं प्राप्त है, यानी कभी हम किसी दुकानदार को जाके बोलेंगे कि आप ये पेंसिल मुझे दे दीजिए, इसके बदले हम आपको साख पत्र देते हैं, यानी आज शाम कल सुबह या परसों या 1 हफ्ते या 2 हफ्ते में क्या करेंगे, आपका हम पैसा लौटा देंगे, मेरा ये साख पत्र रखिए। तो वो सामने वाला व्यक्ति है जो पेंसिल की क्या कर रहा है, बिक्री कर रहा है, वो मना कर सकता है कि नहीं, आपको हम साख पत्र के आधार पर हम ये पेंसिल क्या कर सकते, नहीं दे सकते। ठीक।
ठीक, क्योंकि यह साख पत्र सरकार द्वारा कानूनी मान्यता भी नहीं प्राप्त है। तो वही मुद्रा और साख में एक अंतर है। मुद्रा भी विनिमय का कार्य करता है, साख भी विनिमय का कार्य करता है, लेकिन मुद्रा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है और इसे कहते हैं कानूनी विग्रह। लेकिन साख पत्र की सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं की गई। अतः साख पत्र के लेन देन के कार्य को स्वीकार करने के लिए किसी को भी क्या कह सकता है, बाध्य नहीं किया सकता। ठीक, ऐसे साख पत्र कई प्रकार के होते हैं। फर्स्ट चेक, सेकंड विनिमय पत्र, विनिमय बिल, थर्ड बैंक ड्राफ्ट। ये सब क्या है, साख पत्र है। हुंडी, प्रतिज्ञा पत्र, यात्री चेक, पुस्तकीय साख तथा साख पत्र। और इनमें से जो महत्वपूर्ण है उसका हम लोग अगले पेज पे क्या करते हैं, बारी बारी से अध्ययन करते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख साख पत्रों के बारे में जान लेना आवश्यक है। जैसे चेक सबसे अधिक प्रचलित साख पत्र है। चेक एक प्रकार का लिखित आदेश होता है जो बैंक में रुपए जमा करने वाला अपने बैंक को क्या करता है, देता है। यानी बैंक में हम पैसा रुपए जमा कर रखे हैं तो हम चेक काट के बैंक को देंगे। ठीक, और उसमें लिखित रकम उसमें लिखित व्यक्ति को दे दी जाए। यानी बैंक को हम चेक काट के दे रहे हैं और इसमें जो रकम दिया हुआ है वो आप इस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति के नाम पर ये चेक काटा गया है उसको आप दे दीजिए। ठीक, यानी वो रुपए उस व्यक्ति को दे दीजिए। जितना का चेक काटा गया है वो मेरे अकाउंट से निकाल के इस व्यक्ति को, जिसके पास ये चेक पत्र है, उसको पैसे दे दीजिए। इसमें कितना का डाला गया है, 21 शेयर का डाला गया है, तो उसको क्या कर दिया जाए, दे दिया जाए। ठीक, चलिए अब अगला है आपका बैंक ड्राफ्ट। इसे कहते हैं बैंक ड्राफ्ट, इंग्लिश में भी दोनों। तो बैंक ड्राफ्ट वह पत्र है जो एक बैंक अपनी किसी शाखा या अन्य किसी बैंक को क्या करता है, आदेश देता है। तो बैंक ड्राफ्ट है जो है एक बैंक अपनी किसी शाखा या अन्य बैंक को, यानी बैंक से बैंक का ही विनिमय में होता है, तो अपनी किसी शाखा के या दूसरे किसी बैंक को आदेश देता है कि उस पत्र में लिखी हुई रकम उसमें अंकित व्यक्ति को क्या कर दिया जाए, दे दी। यानी एक बैंक है वो अपने दूसरी शाखा को या एक बैंक दूसरी बैंक को ये जारी करता है और उसमें जो रकम लिखा हुआ है और उसमें जिस व्यक्ति का नाम लिखा हो उस व्यक्ति को क्या कर दिया जाए, इतनी रकम चुकता कर दिया जाए। उस इतना रकम उसको क्या कर दिया, पेमेंट कर दी जाए। बैंक ड्राफ्ट के द्वारा आसानी से कम खर्च में ही रुपए का एक स्थान से दूसरे स्थान भेजा सकते हैं, ट्रांसफ़र किया सकता है। बैंक ड्राफ्ट देसी या विदेशी दोनों ही प्रकार के होता है। तो आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछ सकता है, जब बैंक ड्राफ्ट देसी या विदेशी दोनों हो सकता है, तो बिल्कुल दोनों हो सकता है। चित्र 3.8 में बैंक ड्राफ्ट के नमूने नीचे दिए गए हैं। चलिए अब हम लोग को आखिरी दो और देखना है, यात्री चेक, यानी जिसको देखते हैं हम लोग। यात्री चेक कहते किसे है, यानी यात्रा करने के दौरान होने वाली असुविधाओं से बचने के लिए क्या किया जाता है, यात्री चेक उपलब्ध कराया जाता है। यात्रियों की सुविधा के लिए यात्री चेक बैंकों द्वारा जारी किया जाता है। इन्हें बैंक द्वारा अपने ग्राहक को जारी किया जाता है। कोई भी यात्री बैंक में निश्चित रकम जमा कर देने पर यात्री चेक प्राप्त कर सकता है। प्रत्येक यात्री चेक पत्र पर एक निश्चित रकम छपी होती है। यात्री बैंक की किसी भी शाखा में यात्री चेक प्रस्तुत कर मुद्रा प्राप्त कर सकता है। इस चेक पर यात्री के हस्ताक्षर के नमूने भी अंकित रहते हैं, जिसके चलते कोई दूसरा व्यक्ति रुपया नहीं प्राप्त कर सकता। ठीक, क्लियर है। अब अगला है और आखिरी है 4 नंबर, प्रतिज्ञा पत्र। यह भी एक प्रकार का साख पत्र है। इस पत्र में ऋणी की मांग पर या एक निश्चित अवधि के बाद उसमें अंकित रकम ब्याज सहित देने का वादा किया जाता है। यानी आप जो पैसे दिए उसको हम क्या करेंगे, निश्चित अवधि के बाद ब्याज सहित उसको क्या कर देंगे, आपको अदा कर देंगे। आधुनिक समय में साख पत्रों का महत्व काफ़ी बढ़ गया। वर्तमान समय में साख पत्रों का काफ़ी बढ़ गया। अर्थव्यवस्था में इसकी क्या है, बहुत सारी भूमिका है। तो हमारा चैप्टर क्या होगा, यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब इस चैप्टर में कंप्लीट हो गया तो उसके बाद आगे हम क्या करेंगे, एक सारांश देखेंगे और उसके बाद इस चैप्टर से संबंधित जितना भी MCQ बन सकता है उसको भी देखेंगे। आप पहले साथ साथ शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन सबको यहाँ पर देखेंगे। मुद्रा हमारे जीवन का क्या है,
आवश्यक अंग है। आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही दिया जा सकता है। मुद्रा का विकास नहीं होता तो हम लोगों को इतना क्या होता, प्रगति नहीं कर पाते। मुद्रा के विकास का इतिहास मानव सभ्यता के विकास का इतिहास कहलाता है। विनिमय के दो रूप है, एक वस्तु विनिमय प्रणाली, दूसरा क्या है, मौद्रिक विनिमय प्रणाली। तो हम अभी वस्तु विनिमय प्रणाली बार्टर सिस्टम से निकलकर कहाँ पहुँचे हुए, मौद्रिक विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली में अनेक कठिनाइयाँ थी। इन्हीं कठिनाइयों को दूर करने के लिए मुद्रा का क्या किया गया, आविष्कार किया गया। मुद्रा के आविष्कार से वस्तु विनिमय प्रणाली की सारी कठिनाइयाँ का समाधान हो गया। मुद्रा के है चार कार्य महान, माध्यम, मापन, संचय, भुगतान। हम लोग अच्छे से पीछे पढ़ चुके हैं सबको, ठीक। समानता स्वीकृति प्राप्त विधि मुद्रा यानी लीगल टेंडर, यानी कानून द्वारा जो मान्यता प्राप्त है उसे क्या कहते हैं, विधि ग्रह यानी लीगल टेंडर। एवं स्वतंत्र रूप से प्रचलित कोई भी वस्तु जो विनिमय के माध्यम, मूल्य के सामान्य मापक, ऋण के भुगतान का मानदंड या संचय के साधन के रूप में कार्य करती है, वो क्या कहलाती है, मुद्रा कहलाती है। तो मुद्रा क्या है, उसका अगर लघुत्तरीय क्वेश्चन में आ जाए तो आप उसको यहाँ से भी लिख सकते हैं, ठीक। भारत में 1 रुपये के कागजी नोट अथवा सभी सिक्के किसके द्वारा, वित्त विभाग यानी भारत सरकार के वित्त विभाग द्वारा चलाया जाता है। जबकि 2 रुपये या उससे अधिक के सभी कागजी नोट देश के केंद्रीय बैंक यानी RBI द्वारा चलाए जाते हैं। आजकल प्लास्टिक मुद्रा का प्रचलन काफ़ी हो गया है। प्लास्टिक मुद्रा में ATM सह डेबिट कार्ड तथा क्रेडिट कार्ड प्रसिद्ध है। इसके द्वारा विनिमय का कार्य काफ़ी आसान हो गया। मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है। मनी 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 ब्राइटर देन सनशाइन यानी सूरज से भी चमकीला, स्वीटर देन हनी यानी हनी से भी मीठा। आय तथा उपभोग का अंदर क्या कहलाता है, बचत कहलाता है। हम लोग अच्छे से पीछे पढ़े हैं। आय एक ऐसा विनिमय है, साख एक ऐसा विनिमय कार्य है यानी व्यापार का कार्य है जो एक निश्चित अवधि के बाद भुगतान करने के बाद ही पूरा हो जाता है। साख पत्र से हमारा मतलब उन कार्यों से है जिनका उपयोग साख पत्र के रूप में क्या कर सकता है, साख मुद्रा के रूप में किया जा सकता है। साख पत्र कई प्रकार के होते हैं, चेक, विनिमय बिल, बैंक ड्राफ्ट, हुंडी, प्रतिज्ञा पत्र, यात्री चेक, पुस्तकीय साख पत्र। अब साख पत्र ठीक मुद्रा की तरह ही कार्य करते हैं, लेकिन दोनों में एक मुख्य अंतर, मुद्रा कानूनी विग्रह होता है यानी लीगल टेंडर, यानी इसको सरकार द्वारा क्या कर रखा है, मान्यता प्राप्त कर रखा है, जबकि साख पत्रों को कानूनी मान्यता नहीं प्राप्त है। ठीक, क्लियर है। और आगे हम लोग इस चैप्टर से संबंधित जितने भी MCQ बनने वाले हुए उसको करेंगे, और उसके बाद बुक में दिया हुआ जितने भी क्वेश्चन है, यह फिल इन द ब्लैंक्स हो या लघुत्तरीय प्रश्न हो, दीर्घोत्तरीय प्रश्न हो, सबको हम लोग करेंगे। फिर उसका चैप्टर को क्या करेंगे, समाप्त करेंगे, उसको अगला चैप्टर से करेंगे। ठीक, थैंक यू फॉर वाचिंग। आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। थैंक यू।